हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं आज 25 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। आज का थॉट है, प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। महान जो आपने ब्रूस ली का नाम सुना होगा, उनसे एक बार पूछा गया था कि आपको किससे डर लगता है। उन्होंने कहा था, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 1000 टाइप के कराटे के ट्रिक आते हों, बल्कि मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही जो अभ्यास है वो हजारों बार किया हो। तो हमें हर छोटा प्रयास लगातार करते करते वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखना है और लगातार कोशिश करना है। एक न एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन हमें सफलता प्राप्त होगी। आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी का दिन नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो मतदान है वो लोकतंत्र का त्योहार माना जाता है। निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव होता है तथा निर्वाचन के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस उत्सव की तैयारी के लिए हमें अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना होगा। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो आप जाइए और अपना मतदाता कार्ड बनवाइए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि 25 जनवरी का दिन ऐसा क्या विशेष था कि 25 जनवरी का दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी का दिन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, हम लगातार महत्वपूर्ण दिन याद कर रहे हैं। तो 23 जनवरी को क्या था, सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन था जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। कल 24 जनवरी था। 24 जनवरी को क्या मनाया गया था, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। और 25 जनवरी को आज क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। और कल 26 जनवरी, जिसे आप सभी जानते हैं, कल हमारे भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो इस तरीके से आप यदि हर दिन पढ़ते जाएंगे ना कि किस दिन कौन सा महत्वपूर्ण दिन है, तो आपको डेफिनेटली सारे डेज याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आज के ही दिन से शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है। तो जो 2023 में, पहले हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 2011 से मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी का दिन क्यों मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है 2023 की, वो है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ भी नहीं है और वोट जरूर डालेंगे हम। 2011 से 25 जनवरी का दिन जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया। और क्यों किया गया, तो इस दिन स्थापना हुई थी। फिर हम बार बार बात करते हैं कि यदि आप 18 वर्ष के हैं तो आप वयस्क मताधिकार कर सकते हैं, मतलब आपको वयस्क माना जाता है 18 वर्ष की उम्र में। लेकिन क्या जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वर्ष भी जो वोट डालने की उम्र थी वो 18 वर्ष ही थी? तो ऐसा नहीं है। पहले जो वोट डालने की आयु थी वो 21 वर्ष थी। फिर इसे 21 से 18 कब किया गया, तो जो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1989 के दौरान, 1989 में 61वें संविधान संशोधन के दौरान जो ये उम्र थी वोट डालने की 21 वर्ष, इसको घटा के 18 वर्ष की गई। और ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में जो क्या है, वयस्क मताधिकार की बात की गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो संविधान के भाग 15, संविधान का भाग 15 है जिसमें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक क्या है, पूरा जो किस तरीके से जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है इसमें कितने सदस्य होते हैं, उनका कितना कार्यकाल होता है, तो ये सब पूरा भाग 15 में वर्णन किया गया है। आई होप आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा कि ये सब पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाएंगे आपसे। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। ये भी आप याद रखिएगा।
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है श्री राजीव कुमार जी। जो राजीव कुमार जी हैं वो कौन है, अभी जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। और भारतीय निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है, तो एक जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इस तरीके से ये 3 सदस्यीय संस्था होती है। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। 2011 से शुरुआत हुई है मनाने की। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भाग 15 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक वर्णन है और अगर वयस्क मताधिकार की बात की जाए तो आर्टिकल 326 में बताया गया है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है कि अब हम कभी भी भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ भी नहीं भूलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 27 से लेकर 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग कॉरपोरेशन या संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। अब बात आई है एससीओ की। एससीओ क्या है, तो ये है संघाई सहयोग संगठन। एससीओ की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब देखिए इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। आईएएस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग शहर में है, ना कि संघाई में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसमें 9वां देश जुड़ चुका है। उस देश का नाम क्या है, जो एससीओ का सदस्य बना है, उस देश का नाम है ईरान। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चूंकि इस बार जो एससीओ का फिल्मोत्सव सम्मेलन है वो कहाँ पर होने वाला है, तो वो हो रहा है मुंबई में। अब भारत में जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता यदि भारत कर रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा कि 2023 में जो G20 है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। 2022 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इंडोनेशिया ने की थी। ये भी याद रखिएगा। अब बात एससीओ की आई है, तो जो एससीओ का 2022 का जो मुख्यालय, मतलब जो मुख्यालय नहीं बोलना चाहिए, जो अध्यक्षता की थी एससीओ की, वो कौन सा देश था, तो वो देश था उज्बेकिस्तान। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फिल्मोत्सव सम्मेलन होने वाला है ये मुंबई में होने वाला है। और जो सेकंड, इसमें 2 फिल्में जो हैं वो इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुई हैं। पहली फिल्म है गोदावरी और दूसरी फिल्म है द लास्ट फिल्म शो। ये मूवी आपको याद रखनी है क्योंकि ये ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन में दी गई है। द लास्ट फिल्म शो ये गुजराती मूवी है, तो इसको आपको याद रखना है। एससीओ का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में स्थित है और जो 2022 में बैठक हुई थी वो उज्बेकिस्तान या समरकंद में हुई थी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना के द्वारा माब्जा जांगवो नदी पर बांध बनाने वाली सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये पूछा गया है कि जो माब्जा जांगवो नदी है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है गंगा नदी की, याद रखिएगा। देखिए अब जो चाइना है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग चलता है। चीन सिर्फ ये देखता है कि किस तरीके से भारत के जो बांध हैं, नदियां हैं, स्टेट हैं, उनमें कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए चीन है, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, बांध बन रहा है। तो जो गंगा नदी की सहायक नदी है जाम्बो माब्जो जांगबो नदी, यहाँ पर बांध बनाने की कोशिश कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। तो इसको याद रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोला जाता है वाटर वॉर, जल युद्ध, ये नाम आपने सुना होगा। अब ये क्या होता है, जैसे कि अगर भारत चाहे तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जल को रोक सकता है जिससे पाकिस्तान में बहुत अधिक जल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन भारत कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करता है, ये सब काम चाइना का है। तो इसी को बोला जाता है जल युद्ध या जल वॉर, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन की एक अभूतपूर्व आवश्यकता है जल, उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अगर जल के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है कि अगर जो नदी है, नदी का मार्ग परिवर्तित कर दिया जाए या फिर कुछ ऐसा नदी के पानी में कुछ ऐसा इन्फेक्टेड वायरस डाला जाए जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित हों, तो उसी को जल युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। आप तो हमेशा याद रखिएगा जब भी स्पेस एक्स का नाम आता है आप समझ जाइए
कि ये हाई स्पीड इंटरनेट से रिलेटेड ही होगा। स्पेस एक्स जो है ये कहाँ की कंपनी है, तो ये यूएसए की कंपनी है और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क का नाम आप सभी जानते होंगे, अभी इन्होंने ट्विटर को भी खरीदा था तो काफ़ी ये चर्चा में थे। तो जो स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, हाई स्पीड इंटरनेट को प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में बस यही याद रखना है। फिर कुछ 2022 के महत्वपूर्ण मिशन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लाइक आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन है ये नासा का प्रोजेक्ट है जो क्या करेगा, चांद पर मानव को लेकर जाएगा। राशिद मिशन का संबंध किससे है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात का प्रोजेक्ट है। आदित्य L1 ये हमारे देश का जो इसरो संस्था है उसका प्रोजेक्ट है, और जो नूरी है ये साउथ कोरिया का प्रोजेक्ट है। तो ये सारे आपको 2022 के मिशन हैं जो आपको स्पेस से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफ म्यूरल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। अब ये कैलीग्राफ म्यूरल क्या होता है, तो जो कैलीग्राफी होती है, कैलीग्राफी आपने देखा होगा जो सुंदर सी इसमें राइटिंग लिखी जाती है, तो जो कैलीग्राफी म्यूरल है ये बनाया जा रहा है सऊदी अरब में, जो मक्का है, मक्का मदीना का नाम आपने सुना होगा, मक्का में बनेगा। एक्चुअली में ये क्या है, ये सुलेख है, मतलब बहुत ही सुंदर राइटिंग में लेख लिखा जाएगा जो 75 मीटर लंबा है। तो ये कैलीग्राफी म्यूरल है और ये कहाँ बन रहा है, मक्का में बन रहा है, बस आपको इतना याद रखना है। बात मक्का की आई है, सऊदी अरब की आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि रब अल खाली एक रेतीला काफ़ी लंबा मरुस्थल है, तो ये कहाँ पर है, ये सऊदी अरब में है और ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना द्वारा उत्तर पूर्वी भारत का प्रलय अभ्यास की घोषणा वायुसेना ने की है जो पूर्वी कमान में हो रहा है। तो ये प्रलय अभ्यास है, आपको बताना है कि ये तो वायुसेना का है, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ पर ये बताना है कि जो पूर्वी कमान है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा शिलोंग में क्या है, पूर्वी कमान का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है शिलोंग से रिलेटेड, जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है ये भी शिलोंग में होता है। शिलोंग भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी बनी थी, और जो असम राइफल है इसका मुख्यालय भी शिलोंग में स्थित है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए तवांग जो है, तवांग मठ, ये कहाँ पर आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है, और खरांची उत्सव त्रिपुरा से रिलेटेड है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से पता होने चाहिए। फिर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। 74वां गणतंत्र दिवस, आप सभी जानते हैं कि कल 26 जनवरी है, और ये एक तरीके से जो 26 जनवरी और 15 अगस्त भारत के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक आत्मीयता महसूस करता है अपने देश के प्रति। तो जो 74वां गणतंत्र दिवस है इसके मुख्य अतिथि कौन है, आप जानते होंगे कि जो 15 अगस्त होता है गणतंत्र दिवस होता है, उसमें कोई ना कोई मुख्य अतिथि के रूप में विदेशों से आते हैं। तो इस वर्ष जो आने वाले हैं वो है मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और ये आने वाले हैं गणतंत्र दिवस के समारोह में। तो गणतंत्र दिवस में आप सभी जानते हैं कि राजपथ, जो कि राजपथ नहीं है, अब इसका नाम चेंज हो गया है, राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो कल यहाँ पर परेड होगी, माननीय राष्ट्रपति जी जो झंडा फहराएंगे, और भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिस्र के साथ भारत के संबंध इतने अच्छे हैं कि उनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है, तो यह जी हाँ 75वें वर्ष हो चुके हैं भारत और मिस्र की मित्रता को, इसीलिए भारत और मिस्र के संबंधों की घनिष्ठता को देखते हुए अब्दुल फतेह अल सीसी को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है। अब एक प्रश्न और आना चाहिए यहाँ पर, 26 जनवरी का दिन ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी पता नहीं रहता है, बस वो सोच लेते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एज अ इंडियन सिटीजन और एस्पिरेंट हैं आप, तो फिर तो डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहली बार कब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपको याद होगा रावी नदी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अब एक शब्द आता है यहाँ पर
ये गणतंत्र क्या होता है? क्या आपको पता है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है या रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो भारत का राष्ट्र प्रमुख होगा, राष्ट्र प्रमुख मतलब कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। तो जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं और उनका पद जो है वो आनुवांशिक नहीं होगा, बल्कि वो जो है वो चुनकर आएंगे, मतलब उनका चयन किया जाएगा, प्रॉपर उनका इलेक्शन होगा। इलेक्शन के थ्रू ही भारत के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको चुना जाएगा। इसमें किसी भी तरीके की जो है वो जेनेटिक के थ्रू, मतलब जो एक हेरिडिटी नहीं होगी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसीलिए इसे रिपब्लिक कहा जाता है। और 2022 में 15 अगस्त की जो वर्षगांठ मनाई गई थी, जो हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वो कौन से नंबर का था? देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आप सब पढ़ते हैं कि आज़ादी का 75वां महोत्सव, आज़ादी का 75 महोत्सव, लेकिन याद रखिएगा 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब इस वर्ष हमने जो मनाया था वो 76वीं वर्ष का मनाया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत और मिस्र के संबंधों में 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो जी जो है वो पहले गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट थे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर कितनी राशि दी गई और कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 23 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति जी ने क्या किया गया है, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें 1 लाख रुपए दिए गए और कितने बच्चों को दिए गए? तो 11 बच्चों को दिए गए। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो जब भी बच्चों के द्वारा कोई बहुत ही अच्छा कार्य किया जाता है, जैसे कोई साहसिक कदम उठाया जाता है या कोई विशेष उपलब्धि होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी बहुत चर्चा में रहा है ये मुद्दा, कि केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो कौन थे? वो थे ब्रजभूषण। तो ब्रजभूषण जी को कामकाज देखने के लिए, मतलब उनको क्या हुआ है कि आपको पता होगा जो बॉक्सर हैं, इंडियन बॉक्सर हैं, जिसमें मैरी कॉम जी हैं, गीता फोगट, बबीता फोगट, साक्षी मलिक, बहुत सारी ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो बॉक्सिंग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम किया है, देश के लिए उन्होंने मेडल लेके आई हैं। लेकिन एक मुद्दा उठा था कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने बहुत सारी बॉक्सिंग महिला प्लेयर्स के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, यौन शोषण का मामला यहाँ पर आया है और उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है। देखिए अभी आरोप सिद्ध तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो महिला बॉक्सिंग प्लेयर्स हैं ये सब धरने पर बैठी हुई थी दिल्ली में, और इनकी मांग थी कि ब्रजभूषण को क्या किया जाए, उस पद से हटाया जाए, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते, उन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा था भारत जैसे देश में, जहाँ पर महिलाओं को इतना अधिक सम्मान दिया जाता है, और इस तरीके की जो देश की खिलाड़ी हैं, वो भी बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, उनके साथ इस तरीके का अगर कुछ काम होता है तो ये काफ़ी निंदनीय है। इसलिए जो ब्रजभूषण है इनको हटाया गया है अध्यक्ष के पद से, कुश्ती महासंघ के पद से, और इस पर पूरी जांच होगी। इसीलिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है जिसकी प्रमुख है मैरी कॉम। तो अब ये प्रॉपर जांच होगी, एक एक जो काम हुए हैं उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही संवेदनशील तरीके से जांच किया जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप देखिए कि क्या कोई भी पेरेंट्स अब अपने, अगर इस तरीके की वो न्यूज़ देखते हैं, और न्यूज़ इसमें सच्चाई भी हो सकती है, तो कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को कुश्ती के क्षेत्र में तो नहीं जाने देंगे, या खेल के क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये डीमोरलाइज करने वाली खबरें हैं और इनसे सीखना चाहिए, इनसे अवेयर होना चाहिए। पहले क्या होता था, लोग इतना नहीं बोलते थे, लेकिन अब जो है जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। देखते हैं ये मुद्दा कब कितना आगे बढ़ पाता है। क्या सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं वर्किंग वीमेन के लिए? तो विशाखा गाइडलाइन 1996 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ये राजस्थान का केस था, जिसमें वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के साथ यदि किसी भी प्रकार की कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उस पर वो क्या कर सकती हैं, दर्ज कर सकती हैं केस। और दूसरा बच्चों के लिए है पोस्को एक्ट, जो है ये 2012 में आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक पहला हरित राज्य
जो ग्रीन स्टेट है वो बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया है 2025 तक। 2025 तक ऐसा प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? सुखविंदर सिंह संधू। कुछ और टारगेट जैसे हर घर नल से जल का जो टारगेट है वो 2024 तक का है, और जो शुद्ध शून्य कार्बन मतलब जीरो नेट कार्बन इमिशन है, इसका टारगेट 2070 रखा गया है, और टीबी हारेगा देश जीतेगा का टारगेट 2025 रखा गया है। तो आई होप ये आज का करंट अफेयर था, आपको अच्छा लगा होगा, कुछ महत्वपूर्ण लगा होगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, किस फिल्म के गाने को पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है? काफ़ी चर्चा में रही है ये फिल्म, ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है और इसको अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा? गोल्डन ग्लोब अवार्ड गाने के लिए मिला है। उस फिल्म का आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखिए, आप सभी लोग देखते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में बहुत कम लोग आंसर करते हैं, तो यदि आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आंसर ज़रूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये कल का करंट अफेयर है, पीडीएफ में प्रोवाइडेड है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं अब बता देती हूँ वैसे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो 4th आया था। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत में स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया, जो चेन्नई में किया गया था। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के पद पर कौन नामित किए जाएंगे? किप हिपकिंस। नौसेना ने मेगा अभ्यास एमफैक्स किया है, ये कहाँ पर हुआ है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। और कौन सा स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, जिसको नंबर 1 पुलिस स्टेशन का खिताब मिला है? तो वो है आस्का थाना स्टेशन, जो है वो उड़ीसा में स्थित है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये पंजाब में लॉन्च हुआ है। और उड़ीसा में पहला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक जी ने किया। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर जी ने अल्पिन योजना का शुभारंभ किया है, ये किससे रिलेटेड है? तो जो भूमि अभिलेख हैं उनके डिजिटलीकरण से रिलेटेड है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में था, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड को, और मिजोरम के फायर स्टेशन को। यूनिवर्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था कुन लायुत, जो कि थाईलैंड के प्लेयर हैं। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चिरंजीवी योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो ये जो योजना है ये राजस्थान की योजना है, याद रखिएगा। जिस तरीके से भारत में आयुष्मान भारत है, उसी तरीके से चिरंजीवी योजना राजस्थान में चल रही है। तो ये आज का कल का करंट अफेयर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। है तो जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे है। सेकंड क्वेश्चन है, आज का दिन का ही ये प्रश्न है कि 2023 में भारत अपना कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहा है? आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया जाएगा 75वां, क्योंकि हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है और वो 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये काफ़ी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था कि जो इस बार का जो 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वो लोग क्योंकि आज़ादी का 75वां महोत्सव ऐसा बोला गया है तो 75 आंसर कर देते हैं, लेकिन इस वर्ष जो थी वो 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 76वीं वर्षगांठ थी और 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए हमने उसे अमृत महोत्सव नाम दिया था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आज कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है? तो 2023 में जो गणतंत्र दिवस है ये कौन से नंबर का है? तो ये 74वें नंबर का है। अब आपसे पूछा जा सकता है, वैसे तो आपने देख ही ली होगी आज की परेड की, आज के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो वो हैं मिस्र के राष्ट्रपति, उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब ये अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाने के पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि इतने सारे देश हैं। हम अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बुला सकते थे, इंडोनेशिया और जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके राष्ट्रपति को भी बुला सकते थे, लेकिन चूंकि हमने आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया है और मिस्र और भारत के संबंधों को भी 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, यही कारण है कि हमने इस वर्ष जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी जी को बुलाया है।
यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समय पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया था? तो वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जी। उनका नाम भी याद रखना है, कभी कभी इस तरीके के स्टैटिक फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यही कारण है कि 26 जनवरी को क्या मनाया गया था? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान लागू कब से हुआ, तो याद रखिएगा 1949 कभी भी आंसर नहीं करिएगा। जो 26 जनवरी है 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये सभी आपको पता होगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो समय लगा। और जो फैक्चुअल पॉइंट है वो आप पढ़ लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटी में मैंने ये सब पढ़ाया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन को प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रीन रेलवे स्टेशन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा और ये प्रमाण पत्र मिला है विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन को। अभी हमने कुछ दिन पहले बनारस के स्टेशन को भी अवार्ड मिला था। ईट राइट स्टेशन वाला भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ये जो फैक्चुअल पॉइंट है उससे रिलेटेड वो सब आप एक जगह नोट कर लीजिए जिससे आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये है ट्रोपेक्स एक्सरसाइज। ये किसकी नेवी की एक्सरसाइज है? हमने इसके पहले कल भी डिस्कस किया था, उसके पहले भी डिस्कस किया था। अभी नेवी कुछ दिन से काफ़ी चर्चा में है, तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी नेवी की, जिसका क्या नाम था? वरुण। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये ट्रोपेक्स एक्सरसाइज जो है ये नेवी की एक्सरसाइज है और हिंद महासागर में ये अभ्यास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी द्वारा निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगिनी कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ये किसके साथ ये टाई अप हुआ है? ये हुआ है ओप्पो इंडिया के द्वारा। कॉमन सर्विस सेंटर अकेडमी के द्वारा एक निजी कंपनी है, इसके साथ मिलकर के ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश ने 53वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1971। देखिए इस तरीके के जो स्टेट के स्थापना दिवस हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये तो आपको याद ही रखना है कि 25 जनवरी 1971 का वह दिन है जिस दिन हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम हैं वो कौन है? सुखविंदर सिंह संधू जी हैं, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश में इसके अतिरिक्त आपको और कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? जैसे अन्य जो राज्य हैं उनकी स्थापना दिवस भी आपको पता होना चाहिए। चूंकि 21 जनवरी को 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर जो 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके द्वारा गोवा बनाया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि गोवा किसकी कॉलोनी था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर 2 जून तेलंगाना बिल्कुल आपको याद रखना है, 2 जून 2014, क्योंकि तेलंगाना पहला ऐसा राज्य बना था जिसकी अलग से मांग की गई थी और इसके तेलंगाना बनने की पूरी एक प्रॉपर स्टोरी है, आप पढ़िएगा कि तेलंगाना का गठन किस तरीके से किया गया था। और 24 जनवरी भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस रहता है। 1 नवंबर आप सभी जानते होंगे, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 नवंबर 1956 जो है इसमें क्या हुई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 में हुई थी और मध्य प्रदेश से अलग होकर ही छत्तीसगढ़ बनाया गया था। 9 नवंबर और 16 नवंबर को भी किन्हीं राज्यों का स्थापना दिवस रहता है। किन राज्यों का रहता है ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ओके, आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? देखिए सोलर प्लांट तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बहुत सारे सोलर प्लांट देखे होंगे इंडिया में, लेकिन यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये तैरता हुआ है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट है।
तो जिस बड़े बड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो है वो पानी की वैसे कमी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि जो सोलर प्लांट है ये तैरता हुआ है, ये कहाँ पर बना है, उत्तर भारत का है। तो कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है। चलिए, ये तो बात हो गई चंडीगढ़ की। लेकिन तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी फेमस फ्लोटिंग सोलर प्लांट बने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रामागुंडम परियोजना जो है ये तेलंगाना में है, और ओमकारेश्वर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है। जो ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना है ये कहाँ पर आता है, तो ये खंडवा में आता है। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो वो है नागालैंड। अब नागालैंड है तो आपको नागालैंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। आईएएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि माउंट सारामती कहाँ पर स्थित है। और आप जानते होंगे बहुत सारे जो एग्जाम है उसमें 2011 की जनगणना बहुत ही कॉमन होती है, क्योंकि अभी 2011 के बाद कोई लेटेस्ट जनगणना नहीं हुई है, उसके आंकड़े आने वाले हैं। तो कोविड के कारण थोड़ा डिले हुई है, तो अभी जो एग्ज़ाम में पुराने पूछे जाएंगे क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड वो मोस्ट ऑफ 2011 से ही पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी में भी ये प्रश्न आ चुका है कि ऋणात्मक जनसंख्या दर वाला राज्य कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि भारत ने जैसे जैसे उन्नति की है वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन चूंकि ये अलग है, अपवाद है, और अपवाद काफ़ी पूछे जाते हैं कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, नागालैंड है। तो आपको याद रखना है कि नागालैंड में निगेटिव ग्रोथ रेट है वृद्धि में। फिर आपसे पूछा जा सकता है, इससे जनसंख्या से रिलेटेड भी आप और जो पॉइंट है वो याद कर लीजिएगा कि जैसे मध्य प्रदेश जो है अगर क्षेत्रफल वाइज देखा जाए तो इसका सेकंड रैंक आता है, सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इस तरीके से आप मध्य प्रदेश और भारत की जनगणना से रिलेटेड पॉइंट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो प्रिट्जकर अवार्ड होता है, आर्किटेक्चर का पुरस्कार है ये, वो कौन से पहले ऐसे वास्तुकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये बालकृष्ण जोशी जी हैं। ये काफ़ी विख्यात थे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, तो इनका निधन हो गया है और अभी कुछ दिन पहले ही इनको रॉयल गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था। तो जब भी कोई फेमस पर्सनालिटी का निधन होता है तो उनका निधन भी चर्चागत होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था। जैसे लता मंगेशकर जी का निधन हुआ तो लता मंगेशकर जी को कब भारत रत्न मिला और कौन कौन से उनको अवार्ड मिल चुके हैं और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इस तरीके के जो उनके जीवन से रिलेटेड पॉइंट है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको उस पर भी ध्यान देना है कि जो बालकृष्ण जोशी जी हैं इनका निधन हो गया है, इनको रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड मिल चुका है और प्रिट्जकर जो पुरस्कार होता है वो भी मिल चुका है। तो ये इतने पॉइंट इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। फिर आज का जो क्वेश्चन है वो है वर्तमान में नीति आयोग के, देखिए नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो तो प्रधानमंत्री जी होते हैं जो पदेन पीएम होते हैं, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट सभी नहीं करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी आंसर करेंगे, क्योंकि यदि आप आंसर करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाता है। ये आज का करंट अफेयर था। कल का करंट अफेयर क्विकली रिवाइज कर लेते हैं डेली की तरह, ताकि हमें वो क्वेश्चंस याद हो जाएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो जो मतदाता दिवस होता है वो 25 जनवरी को होता है, ये मैंने कल आपको बताया था। एक दिन और याद रखना है आपको, 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो चाहे राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हो, दोनों 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। 24 जनवरी को कौन सा दिन रहता है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस रहता है। 2025 की मतदाता दिवस की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, तो हम जरूर वोट डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संघाई सहयोग संगठन जो SCO है उसके फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये भारत की जो शहर है मुंबई, वहाँ पर किया जा रहा है। SCO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये बीजिंग में स्थित है और यह प्रश्न आ चुका है।
अगर 2022 में पूछें कि SCO की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो समरकंद ने की थी, जो उज्बेकिस्तान में आता है। फिर चीन द्वारा माबजा जांगबो नदी पर बांध बना रहा है, तो ये पूछा गया था कि ये नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आंसर था गंगा नदी। आपको बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। जब भी बात स्पेस एक्स की आती है तो आपको याद रखना है कि ये अमेरिका की कंपनी है और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क अभी काफ़ी चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थे? क्योंकि उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था। ट्विटर के साथ उन्होंने कितने डॉलर में डील की थी, अगर आपको ये पता है तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो जो स्पेस एक्स के द्वारा स्टारलिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इसका संबंध है हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने से। कुछ मिशन है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। कैलीग्राफी म्यूरल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये मक्का में किया जा रहा है। वायुसेना के द्वारा उत्तर पूर्वी भारत में एक अभ्यास हुआ है, प्रलय अभ्यास। तो क्वेश्चन ये था कि वायुसेना की पूर्वी कमान कहाँ पर है, तो वो शिलोंग में स्थित है। 74वीं गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, अब ये नाम आपको रट चुका होगा, उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 1 और 1 11। इस तरीके से याद रखिएगा, 1 लाख रुपए इसमें प्राइज मनी मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। हम पढ़ने वाले हैं आज 27 जनवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। आज का थॉट है, दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आपको कभी भी किसी और के साथ की ज़रूरत हमेशा तो नहीं ही पड़ेगी। और जो परिश्रम है वो हमारा गहना है, जो हमें बहुत आगे ले जाएगा और ऊंचाइयों तक हमारा नाम रोशन करेगा। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, तो ये मिशन है डैक्रो मिशन। जो डैक्रो मिशन है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है जो परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाना। तो ये घोषणा की गई है डैक्रो मिशन के द्वारा। जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण मिशन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात का मिशन है रोबर मिशन। जूरोंग मिशन कहाँ का है, तो जो जूरोंग मिशन है ये चीन का है। लूसी मिशन कहाँ का है, नासा का है, जो कि अमेरिका की क्या है, स्पेस कंपनी है। और आर्टेमिस मिशन का संबंध भी नासा से है। और आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि आदित्य L1, जो आदित्य L1 मिशन है इसका संबंध किससे है, तो आदित्य L1 मिशन का संबंध भी भारत के इसरो से है, जो भारत की क्या है, स्पेस की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा। तो आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो अभी तक जितने भी जजमेंट आते थे तो वो केवल इंग्लिश में ही आते थे, लेकिन अब ऐसा बोला गया है क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं, तो अब 4 जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया। इन चारों भाषाओं में अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आएंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चारों भाषाएं ही क्यों, तो ये क्या करती हैं, एक तरीके से पूरे स्टेट को कवर करती है। जैसे कि हिंदी तो जो उत्तर भारत वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंदी, तमिल तो साउथ के लिए, फिर गुजराती जो है वो पूर्व में, और उड़ीसा है जो, इस तरीके से ये जो चारों भाषाएं हैं वो क्या करेंगी, क्षेत्रों को कवर करेंगी। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपने निर्णय इन चारों भाषाओं में दे सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो अभी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में CJI कौन है, तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़ जी। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 2 पोर्टल और लॉन्च किए थे, जिनका क्या नाम है, एक पोर्टल था फास्टर पोर्टल, तो फास्टर पोर्टल का संबंध भी सुप्रीम कोर्ट से है। और जो सेकंड था वो था सुपे। तो ये सुपे कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, ये सुपे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है। और इनका उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक
अधिक से अधिक मामलों को कम समय में देखा जा सके, उनकी सुनवाई की जा सके और फैसले जो हैं वो दिए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें से एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन से पूछा ही जाएगा। तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जो भारत के बहुत ही मुख्य अवार्ड हैं जिन्हें पद्म अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो पहले तो हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अमेरिका में रहते हैं ये, श्रीनिवास वर्धन। इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या दिया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड देने की घोषणा की गई है। कितने लोगों को पद्म भूषण मिलेगा, तो पद्म भूषण 9 लोगों को मिलेगा, विभूषण 6 लोगों को मिलेगा और पद्मश्री 91 लोगों को दिया जाएगा। सॉरी। तो ये क्या होते हैं पद्म अवार्ड, तो भारत रत्न के बाद ये सबसे सम्मानीय अवार्ड होते हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहले मतलब जो अगर सीरीज वाइज देखा जाए तो पहले नंबर पर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म विभूषण आता है और थर्ड नंबर पे पद्मश्री अवार्ड आते हैं। तो ये 6 हस्तियां हैं, इनको बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से वो व्यक्ति हैं। तो जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं दिलीप महानलोबिस। दिलीप महानलोबिस जी को दिया गया है और ये कौन थे, तो ये वही हैं जिन्होंने ORS घोल, ORS घोल जो है आपने पिया भी होगा, जब कभी भी डिहाइड्रेशन होता है तो यही घोल रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। उसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर दिलीप महानलोबिस। इनका निधन हो गया है, इसीलिए मरणोपरांत इनको अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। दूसरा नाम हमने कल ही डिस्कस किया था, उनका नाम है बालकृष्ण जोशी। बालकृष्ण जोशी जी वास्तुकला के क्षेत्र में काफ़ी फेमस रह चुके हैं। फिर मुलायम सिंह यादव वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, ये यूपी के, इनको सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया है। फिर उस्ताद जाकिर हुसैन, ये कौन है, तो जाकिर हुसैन जो है वो क्या है, तो संगीत के क्षेत्र में इनको दिया गया है। S.M. कृष्णा जी हैं। और श्रीनिवास वर्धन, जो श्रीनिवास वर्धन है ये अमेरिकन मूल के हैं, तो इन भारतीय मूल के अमेरिकन व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो ये 6 के 6 नाम आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ नाम भी लिख दिए थे। जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में मिला है, बालकृष्ण जोशी वास्तुकला, दिलीप महानलोबिस जो डॉक्टर हैं इनको ORS के लिए, और जो मुलायम सिंह यादव हैं इनको सार्वजनिक क्षेत्र में, और MM कृष्णा। पद्मश्री में एक नाम बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, आपने सुपर 30 मूवी सुनी होगी, तो जो सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद सर, उनको भी क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोगों को सम्मान मिलना बहुत अधिक आवश्यक भी है, उनके काम को तारीफ मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड नाशिका टीके इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, आपने देखा होगा, आप भी में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें जो सुई इंजेक्शन से काफ़ी डर लगता है, तो बहुत सारे लोग इस फोबिया के कारण भी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। तो उन सब लोगों के डर को ख़त्म करने के लिए जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने भारत बायोटेक के द्वारा एक वैक्सीन का निर्माण किया गया है जिसका नाम है इनकोवैक। ये नाम आपको याद रखना है। और ये किसने बनाई है वैक्सीन, तो ये नोजल वैक्सीन है जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। तो इसका उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है कि एक कोविड की बहुत ही फेमस वैक्सीन थी, वो भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया था, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये किस प्रकार की वैक्सीन है, ये नासिका टीका मतलब नोजल वैक्सीन है। नोजल वैक्सीन क्या होती है, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये नोजल वैक्सीन है, इस तरीके से हम जो नाक में जो ड्रॉप डालते हैं तो उसी के थ्रू क्या किया जाएगा, वैक्सीनेटेड किया जा सकता है। फिर महिला प्रीमियर लीग, अभी तक आपने देखा होगा IPL सीजन काफ़ी फेमस रहता है इंडिया में, तो बहुत अधिक देखा जाता है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो पुरुष हैं उनका IPL होता था, जो पुरुष प्लेयर्स हैं क्रिकेट के उनका IPL होता था, लेकिन अब होने वाला है महिला IPL। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो महिला प्रीमियर लीग के पहले सीज़न में 2023 में कितनी टीमों का ऐलान किया गया है, तो 5 टीमों का ऐलान किया गया है। और जो अहमदाबाद की टीम है उसे सबसे अधिक पैसों में खरीदा गया है। आप जानते हैं कि अहमदाबाद से संबंध है अडानी जी का, तो उन्होंने ही सबसे
जो अहमदाबाद की टीम है उसको खरीदा है। वो 5 टीमें कौन कौन सी हैं हम उसको भी देखेंगे। 5 टीमों में दिल्ली की टीम है, अहमदाबाद की टीम है, लखनऊ की टीम है और उसके अतिरिक्त इसमें शायद नहीं आया है, मैं आपको बता देती हूँ कि 5 टीमों का क्या किया गया है, आईपीएल के लिए चुनाव किया गया है। ये टीमें आईपीएल खेलेंगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें देखिए ट्वीट भी किया है जय शाह जी ने कि अब विमेन आईपीएल होने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, देखिए 26 जनवरी को केवल क्या रहता है, गणतंत्र दिवस नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है 26 जनवरी को, ये 26 जनवरी होगा, यहाँ पर कौन सा दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाने के पीछे पर्पस यही है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं उनके साथ किस तरीके से अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिन जैसे हमने डिस्कस किया था, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन रहता है। फिर 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसका आयोजन कब किया जाता है, 24 जनवरी को किया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है ये कब से मना रहे हैं, 1953 से मनाया जा रहा है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, ये 25 जनवरी नहीं 26 जनवरी होगा, यहाँ पर 26 जनवरी को मनाया जाता है और 1953 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूविन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। देखिए आपने कोविड के नाम पर सुना होगा कोविन पोर्टल, जिसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था वैक्सीनेशन का, और इस पोर्टल का नाम है यूविन पोर्टल। तो ये यूविन पोर्टल क्या है, तो ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके टीकाकरण से रिलेटेड है, उनकी देखरेख से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि गर्भधारण के दौरान बहुत सारे टीके रहते हैं जो माँ को लगते हैं और साथ साथ फिर जब प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को भी टीके लगाए जाते हैं। तो गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो सके, उनके प्रसव का रिकॉर्ड रखना और टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना कि बालक को और माता को कब कब टीका लगा है, इसीलिए केंद्र सरकार ने एक प्रॉपर इसके रिकॉर्ड रखने के लिए वैक्सीनेशन के यूविन पोर्टल को लॉन्च किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। बालकों की, बच्चों की, छोटे छोटे जो शिशु रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और मातृत्व मृत्यु दर जो है वो भी काफ़ी अधिक है, इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक जातीय ममानी जो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में। बस आप नाम याद रख लीजिएगा कि इसका संबंध जातीय ममानी महोत्सव का संबंध लद्दाख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज कौन है, तो वो है ऋषभ पंत। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है और उसमें आपको रोहित शर्मा या विराट कोहली या फिर इस तरीके के ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि ऋषभ पंत एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2022 के लिए जो आईसीसी की टेस्ट टीम है उसमें जगह बनाई है। और इसके कप्तान कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बेन स्टोक्स। और ये बेन स्टोक्स किस देश के खिलाड़ी हैं, तो इनका संबंध इंग्लैंड से है। फिर 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये बाल विज्ञान कांग्रेस हो रही है अहमदाबाद में। ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है जिसमें बच्चे अलग अलग तरीके के साइंस और विभिन्न विषयों पर, साइंस से टॉपिक रिलेटेड टॉपिक पर क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। तो ये प्रॉपर तरीके से बच्चों के अंदर साइंस एंड टेक का किस तरीके से विकास किया जा सकता है, उनकी क्षमता को एक नया आयाम दिया जा सकता है, इसीलिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। और ये कहाँ पर हो रही है, अहमदाबाद में हो रही है। फिर आज का क्वेश्चन जो है वो है कि 74वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था, और उनका आपको नाम बताना है। मतलब उस देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है और उनका संबंध किस देश से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।
कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहाँ पर हो रही है? ये इसका आयोजन किया जा रहा है अहमदाबाद में। आज का जो क्वेश्चन है कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। भारत की उपाध्यक्षता में FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो भारत उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? तो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला था? तो ये विशाखापट्टनम का रेलवे स्टेशन था। नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में कौन सा अभ्यास किया गया था? तो ये एक्सरसाइज थी ट्रोपैक्स। फिर साइबर संगिनी कार्यक्रम किसके सहयोग से लॉन्च किया गया था? तो ओप्पो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश का कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 53वें नंबर का। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना राज्य के रूप में कब हुई थी? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर उद्घाटन किया गया था? तो चंडीगढ़ में किया गया था। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ था नागालैंड में। तो ये आज के और कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो उनका नाम है सुमन बेरी। बहुत कम लोगों ने आंसर किया, लेकिन जिन्होंने भी आंसर किया उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का आंसर करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी भी आंसर करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो आपको कभी भी किसी मैगजीन का रट्टा नहीं लगाना पड़ता, और इसके साथ साथ आपका जो महत्वपूर्ण स्टैटिक पार्ट है वो भी आपका कवर होते जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास है, आप इसे ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। आज हम पढ़ने वाले हैं 28 जनवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। आज का दिन है 28 जनवरी, और आज लाला लाजपत राय जी का जो जन्मदिन रहता है। लाला लाजपत राय एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर-ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। इनकी जयंती पर हम सभी इनको प्रणाम करते हैं। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर जरूरी कदम होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कोई तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश उसमें सफलता नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है वो आपको और अच्छे एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है, और आप बहुत अच्छा उस हार से सीखकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 28 जनवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास किए जाने की घोषणा हुई है? तो देखिए, ये क्वांटम कंप्यूटर जो होता है, क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम टेक्निक पर बेस्ड होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ही जो माइक्रो साइज के कंप्यूटर रहते हैं जो क्वांटम टेक्निक पर बेस्ड होते हैं। तो इसे बनाने की घोषणा की है कनाडा ने। कनाडा की जो राजधानी है वो क्या है? ओटावा है, याद रखिएगा। क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही सूक्ष्म आकार के कंप्यूटर होते हैं, और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये काम करते हैं। अब बात कनाडा की आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जो किससे रिलेटेड है? जो ओजोन लेयर के संरक्षण से रिलेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी मोदी जी के जन्मदिन पर नामीबिया से चीते आए थे। तो नामीबिया से जो चीते आए थे वो किस नेशनल पार्क में आए थे? तो वो कूनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में श्योपुर में स्थित है, वहाँ चीते लाए गए थे। तो अब जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ से चीते लाए जाएंगे। ऐसा बोला गया है कि लगभग 12-12 चीते प्रतिवर्ष आएंगे। तो लगभग
8 से 10 साल में ये प्रोग्राम चलने वाला है। अब साउथ अफ्रीका की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं उन्हें वेल्ड्स कहा जाता है, और ये प्रश्न एसएससी और बाकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की जो 2023 में अध्यक्षता करने वाला देश है वो है साउथ अफ्रीका, तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको पता होगा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी वापस उस सम्मेलन से वापस आई तो उन्होंने भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लाने की घोषणा की, और 1973 में इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट आ गया था। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में लाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है, तो वो मध्य प्रदेश जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो अभी वर्तमान में टाइगर का नंबर है वो 526 है, ये भी याद रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर पिक्चर है तो ये क्वांटम टेक्निक पर बेस्ड किस तरीके से कंप्यूटर होगा ये बताया गया है। और ये याद रखिएगा, अब ये जो टाइगर हैं ये कहाँ से आने वाले हैं, साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन लाइफ कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्सिस का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है। अब ये क्या है, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। ब्रेन लाइफ कंप्यूटिंग, आपको पता होगा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है उसमें जो इसकी सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है वो होती है न्यूरॉन्स। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और ये जो न्यूरॉन होते हैं इनकी विशेषता ये होती है कि इनमें जो रीजनरेशन की पावर होती है वो नहीं पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम व्हीकल चलाते हैं तो हमें हेलमेट लगाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि जो हमारा सिर होता है वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, और अगर सिर में चोट आती है, आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट होते हैं और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है क्योंकि सिर में चोट आ जाती है। और जैसे लिवर है, अगर किसी व्यक्ति का लिवर खराब हुआ है तो उसको क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर में चोट आती है तो जो उसकी सेल है, न्यूरॉन सेल होती हैं, उनमें रीजनरेशन नहीं पाया जाता है। इसीलिए अब क्या है, ये ब्रेन लाइफ कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्सिस। अब ये सिनेप्सिस क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पाया जाता है। तो ये जो इसके डेंड्रॉन्स जुड़ते हैं तो यहीं पर सिनॉप्सिस पाया जाता है, जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये ब्रेन लाइफ कंप्यूटिंग जो है वो जो एआई बेस्ड है, इसको बनाने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट मिलकर। तो ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन है। जो सिनेप्सिस क्या होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो ब्लैंक स्पेस होता है उसे ही सिनेप्सिस कहा जाता है। एक टर्म आता है, अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, ईईजी, तो ये जो ब्रेन की जांच की जाती है, मस्तिष्क की जांच की जाती है, उसके लिए ईईजी आता है। जैसे आपने ईसीजी सुना होगा, ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे ही ईईजी होता है। इसका आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलोर में स्थित है, और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिनेप्सिस का स्ट्रक्चर बताया गया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। कहाँ पर जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन्स होता है, सेल बॉडी होती है, ये देखिए एक्सॉन है, एक्सॉन इस तरीके से इधर दूसरे उससे जुड़ रहा है, तो ये सिनेप्टिक टर्मिनल्स है, और ये वाला स्थान ही सिनेप्सिस कहलाता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थाईलैंड में येलो बैंड डिसीज का प्रकोप देखा गया। ये येलो बैंड डिसीज यह रोग जो है वो किसे प्रभावित कर रहा है, तो ये येलो बैंड डिसीज है। तो ये क्या कर रहा है, जो समुद्री प्रवाल होते हैं, जो कोरल होते हैं, उसको इन्फेक्टेड कर रहा है, और जो कोरल का रंग है वो कैसा हो रहा है, येलो हो रहा है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आप जानते हैं जो समुद्री प्रवाल होते हैं वो मेराइन डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कोरल को समुद्री वर्षावन कहा जाता है। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, इसका स्ट्रक्चर भी इसमें, एक मिनट, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो कोरल लीव्स हैं वो पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है वहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है।
तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर का नामांकन पाने वाली पहली एशियन कौन है। देखिए, ऑस्कर अवार्ड को लेकर आपने सुना होगा, इन्हें क्या कहा जाता है, एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। जो ऑस्कर अवार्ड हैं इनको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि चूंकि ये ऑस्कर अवार्ड जो हैं वो गोरे लोगों को ही तवज्जो ज़्यादा दिया जाता है। तो जो मिशेल यो हैं, तो क्या अभी आप सोच सकते हैं कि 95 ईयर्स की हिस्ट्री में कोई भी ऐसी एशियन महिला नहीं होगी जो ऑस्कर के लिए पाना तो छोड़िए एटलीस्ट नॉमिनेट ही हुई हो। लेकिन अब फाइनली ऐसा हुआ है कि पहली एशियन है मिशेल यो, जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। सॉरी, जो मिशेल यो हैं उनको किया गया है ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड। ये इनको देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यही है फर्स्ट एशियन विमेन जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब देखना होगा हमें कि इनको ऑस्कर मिलता है या नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है। तो देखिए, ये क्या है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बर्स डे है। ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो जर्मनी के तानाशाह थे हिटलर के द्वारा एक गैस चैम्बर में 60 लाख लोगों को अंदर रखा गया था और उनकी दम घुटने के कारण मृत्यु भी हुई। तो ये अत्याचार किया गया था यहूदियों पर, इसीलिए इसे हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार कहा जाता है। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बर्स डे या नरसंहार दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण दिन है, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये अभी अभी शुरू हुए हैं। तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। ऑल डेज बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निधि आपके निकट 2.0 का शुभारंभ 27 जनवरी को हुआ, तो इसको किसने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है ईपीएफओ। ईपीएफओ का नाम आपने सुना होगा, ये कर्मचारी भविष्य निधि फंड होता है, जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनके भविष्य के लिए क्या फंड रखा जाता है। तो ये लॉन्च हुआ है ईपीएफओ के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। फिर कुछ और पोर्टल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके बारे में बताने के लिए ये बताया गया है। 27 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। कुछ और पोर्टल आपसे पूछ सकते हैं, जैसे ई अमृत पोर्टल जो है इसका संबंध नीति आयोग से है, और जो सारथी ऐप है, सारथी ऐप का संबंध है सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉजिस्टिक पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, सर्बानंद सोनोवाल जी जो मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया है। और ये क्या है कि लागत को कम करना, समय की बचत करना, इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सारे फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे कि आईसीसी के द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है। तो मेल कैटेगरी में ये खिलाड़ी हैं सूर्या। नो डाउट आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। इन्हें 360 डिग्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ किसी भी दिशा में शॉट मार सकते हैं। तो और जो फीमेल प्लेयर हैं ये हैं तहेलिया मैग्रोव, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये याद रखिएगा कि T20 क्रिकेटर के रूप में पुरुष में चुना गया है सूर्या खिलाड़ी को, और फीमेल कैटेगरी में चुना गया है तहेलिया को। अब आपसे कुछ और पुरस्कार पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी, ये किसे मिली है, तो ये बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और जो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ ईयर, चूंकि ये फीमेल कैटेगरी में इंडियन प्लेयर को मिला है, इसलिए ये नाम याद रखिएगा, रेणुका सिंह। रेणुका सिंह को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। और जो स्पिरिट ऑफ द ईयर हैं ये नेपाल के खिलाड़ी हैं आसिफ शेख। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स खिताब को कौन जीता है। तो देखिए, इसमें जो इंडिया की तरफ से थे तो पहले तो सानिया मिर्जा और जो बोपन्ना खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना वो थे।
और इनके अगेंस्ट में खेल रहे थे लुइस स्टेफनी और राफेल मोटास। ये ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं। तो सानिया मिर्जा और रोहित बोपन्ना को हरा दिया गया है और जो लुइस स्टेफनी और राफेल है इन्होंने खिताब जीत लिया है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये बताया गया है कि दुनिया में चमकता सितारा है सूर्य, 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। फिर आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि 2022 के लिए आईसीसी टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है। तो कल का करंट अफेयर देखा होगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन से बने हैं। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कल का रिवाइज करते हैं करंट अफेयर कि नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो डेक्रो मिशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई परीक्षण सॉफ्टवेयर जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी लैंग्वेज में क्या करेगा, अपना वर्डिक्ट देगा। तो हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया 4 लैंग्वेज सिलेक्ट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गणतंत्र दिवस पर एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है, मतलब घोषणा की गई है, तो वो हैं श्रीनिवास वर्धन जो कि अमेरिका के हैं। भारतीय मूल के विज्ञान और इंजीनियरिंग कैटेगरी में इनको मिलेगा। 6 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। पद्म भूषण 9 लोगों को मिलेगा और पद्मश्री 91 लोगों को दिया जाएगा। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि वो 6 पर्सनैलिटीज़ कौन है जिनको ये अवार्ड मिलेंगे, जिसमें बालकृष्ण जोशी जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन, SM कृष्णा और दिलीप महानलोबिस। दिलीप महानलोबिस का संबंध किससे है। तो ये ORS वाले डॉक्टर हैं, इन्होंने ORS की खोज की थी। फिर गणतंत्र दिवस नई दिल्ली पर जो इनकोवैव वैक्सीन है इसको लॉन्च किया गया। इसको किसने लॉन्च किया। तो एक नोजल वैक्सीन है जिसे मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। फिर विमेन प्रीमियर लीग होने वाला है, विमेन IPL होने वाला है। तो इसमें कितनी विमेन टीमों का ऐलान किया गया जो IPL में भाग लेंगी। तो वो हैं 5 टीमें। ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ना कि 25 जनवरी। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूविन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये नोजल वैक्सीन है इनकोवैक। फिर वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये लद्दाख में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये अहमदाबाद में किया जाएगा। फिर मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 74वें गणतंत्र दिवस में किस राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था। तो वो कौन थे। वो मिस्र के राष्ट्रपति थे और उनका नाम क्या है, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये नाम आपको याद रखना है। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए लेकिन जितने लोग देखते हैं उतने लोग आंसर नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों को आंसर करना है क्योंकि यदि आप आंसर करेंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।